नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। इस शो में हम आगे आपके सवालों को शामिल करेंगे अगले 1 घंटे में और हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जो कि आपको उन सवालों पर रणनीति सुझाएंगे। तो सवाल कैसे पूछना है उसका तरीका सबसे पहले आपके सामने रखेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, आप हमें फोन कर सकते हैं, अपने सवाल व्हाट्सएप कीजिए और हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने सवाल आसानी से पहुंचा सकते हैं। कुछ ही देर में हम अपने मेहमानों को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और आज हमने देखा कि आज भी रिकॉर्ड लेवल्स आए थे, लेकिन वहां से अब मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। निफ्टी में निफ्टी इस वक्त करीब 20,800 के आसपास कारोबार कर रहा है और बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो वहां पर भी 150 अंकों की कमजोरी है। तो देखिए निचले स्तर पर मार्केट इस वक्त पहुंच चुका है, लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट का एक्शन देखें तो वो काफी रेंज में है, ज्यादा कुछ बड़ा एक्शन नजर नहीं आ रहा है। मार्केट ब्रेड भी अगर देखेंगे तो मामला बराबरी का ही है। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने एक स्टॉक बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। और इंडेक्स स्पेसिफिक अगर एक्शन पर नजर डालेंगे तो आज हम देख रहे हैं कि कुछ चुनिंदा सरकारी कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। वहीं मेटल्स और आईटी स्टॉक्स आज दबाव बनाने का काम कर रहे हैं और बैंक निफ्टी में भी आज दबाव है। ऐसे में जो चढ़ने वाले शेयर्स हैं उसमें आज पावर शेयरों में अच्छा एक्शन है। एनटीपीसी 2.5% ऊपर है और ये भी अपने उच्चतम स्तर के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। एनटीपीसी का स्टॉक पावर ग्रिड में अच्छी मजबूती है। वहीं ऑटो स्टॉक्स भी आज चल रहे हैं। हीरो मोटो, आयशर मोटर्स में करीब 1 से 1.5% की बढ़त और डॉक्टर रेड्डीज भी 0.5% मजबूती के साथ इस वक्त कारोबार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो आज दबाव बना रहे हैं आईटी स्टॉक्स। टीसीएस है आज का टॉप लूजर, 2% की गिरावट है स्टॉक में। इन्फोसिस में 2% की गिरावट है। एचडीएफसी लाइफ कल का टॉप गेनर, आज मुनाफा वसूली वहां पर देखने को मिल रही है। बजाज फिनसर्व में भी कमजोरी और एलटीआई माइंट्री पर भी नजर डालेंगे तो वहां पर भी करीब 1.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो फाइनेंशियल्स, इंश्योरेंस और आईटी स्टॉक्स आज चल नहीं रहे हैं, वहां पे दबाव है। दिन के निचले स्तर पर इस वक्त सभी कारोबार कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हम एक्सपर्ट्स को भी शामिल कर लेते हैं शो में। 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जीओजी फाइनेंशियल से गौरांग शाह और एमके ग्लोबल से कपिल शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो बाजार पर इस वक्त क्या राय बन रही है आपकी? काफी रेंज में कारोबार हम देख रहे हैं। ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें, किस तरह की रणनीति अपनाएं मार्केट में? गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग गौरव सर एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आज के लेट्स से मार्केट के काफी स्ट्रेच में मोमेंटम में तो था और मार्केट का जो 21,000 लेवल था वो एक 100% एक्सटेंशन भी था और वहां पे हम जस्ट एक वेट कर रहे थे कि जो इसका 4 दिन का बेस बना हुआ है 20,850 के लेवल के, यहाँ पे जब वो लेवल नीचे में निकलता है तो हाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं। लेकिन 20,850 के ऊपर हमारा कल तक पॉजिटिव व्यू था, लेकिन आज हमें वो लेवल ब्रीच होते हुए देखने मिल रहा है। तो सेलिंग प्रेशर थोड़ी सी हावी हो रही है और हमें लगता है कि उसका जो नेक्स्ट बेस्ट वेरी शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल अगर मैं देखता हूँ तो 20,600 20,700 तक मार्केट का झुकाव अभी भी आ सकता है यहाँ पे। और ऊपर में अभी मार्केट का अपसाइड पोटेंशियल कहाँ ना कहाँ पे कैप हो गया है 21,000 के अराउंड। तो फ्रेश अपसाइड मोमेंटम के लिए हमें 21,000 का लेवल ब्रीच होते हुए देखना चाहिए फर्स्ट। और सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें, जैसे आपने बताया कि आज आईटी सेक्टर सबसे लूजर है और सेकेंडली आईटी सेक्टर से इतने ज्यादा ट्रैक्शन हमें नहीं देखने मिला था, लेकिन आईटी सेक्टर दिसंबर महीने में हिस्टोरिकली वो काफी अच्छा सेक्टर के लिए पूर्वा रहा हुआ है। तो भले ही नेगेटिविटी आ रही है, लेकिन जब भी रिवर्सल साइन देखने मिलता है आईटी सेक्टर में तभी बाय अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं। और कंज्यूमर गुड्स के जो स्टॉक्स है, चुनिंदा स्टॉक्स है, वहां पे हमें लग रहा है कि कुछ ये जो मार्केट का फॉल आ रहा है तो उस फॉल में कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के थोड़ा बहुत पेन हमें ज्यादा देखने मिल सकता है। जी, बाजार को लेकर ये है कपिल की राय, लेकिन मेरे साथ अब हमारे दर्शक भी जुड़ गए हैं लाइव फोन लाइन पर। मुंबई से राहुल अपना सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल हाय, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। बताइए किस स्टॉक पर आपकी क्वेरी है? सर मेरा 3 स्टॉक था। एक तो आरबी इंफ्रा मेरा 1000 से लिया हुआ 30 के हिसाब से, ओके। और दूसरा मेरा आईएक्स लिया हुआ है 130 के हिसाब से 400 शेयर। कौन सा? आईएक्स ओके, एनर्जी। हाँ, क्या भाव पर? और 130 के हिसाब से 130, ओके। और एक अडानी गैस लिया हुआ है 750 के हिसाब से, मेरा कम से कम 100 पीस लिया हुआ है 750, ओके जी। ठीक है। तीनों में अपना नजरिया बताएंगे आप? तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से मैंने लिया हुआ है मैम।
लॉन्ग टर्म में समझूं 1 साल से ज्यादा है ना? हाँ, 1 साल से ज्यादा है मैम। ओके, चलिए गौरांग, हाय, गुड मॉर्निंग। और आप राहुल के सवाल का जवाब दें उससे पहले मैं चाहती हूं कि बाजार को आप कैसे पढ़ पा रहे हैं आज के शुरुआती सत्र में अब तक, बताएं, और उसके बाद हम एक एक करके स्टॉक पर इनका जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कविता आपका, और आपको, पूजा को और कपिल जी को और सभी दर्शकों को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। बाजार में राय जो लंबी अवधि के लिए कविता, वो बहुत ही सकारात्मक और ऊपर की तरफ के दायरे और भी देखने बाकी हैं हमें। और वास्तविकता ये भी है कविता के 2 नवंबर को, यानी कि आज से करीबन 40 दिन 41 दिन पहले 19,000 के नीचे का स्तर था निफ्टी का, और इस 40 दिन में हमने सर्वोच्चम शिखर पर जा करके एक नया स्तर बनाया, 21,000 के पार निफ्टी पर, 70,000 के पार सेंसेक्स पर। अब 21,000 के पार जा करके मेरे ख्याल से कल की और आज की दोनों को आसपास की गिरावट। अब इतनी बेहतरीन और अच्छी तेजी देखने के बाद 40 दिनों में अगर 1% क्या 2 या 3% गिरावट आती भी है सेंसेक्स में या निफ्टी में, तो उसके लिए कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बाजार की सेहत के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है कि निरंतर थोड़ा बहुत करेक्शन आए। और सोमवार को ही हमने बाजार के ब्यौरा जो दिया था इस हफ्ते का, तो सोमवार को ही हमने थोड़ी बहुत हिदायत देखी, अगर छोटी मध्यम अवधि में पैसे लगाए, मुनाफा आ रहा है, समेट लें। हमें अनुमान था कि अगर 21,000 के पार टिक नहीं पाता है निफ्टी, तो शायद 20,800 850 के पास भी जा सकता है, उसके नीचे भी थोड़ा बहुत जा सकता है। तो मैं मानता हूं कि ये मुनाफा वसूली है, एडजस्टमेंट है जो तेजी हमने देखी थी उसकी। और गिरावट अगर और आती है या इस स्तर पर भी अगर आप थोड़ी बहुत पूंजी निवेश करना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए किसी अच्छे क्षेत्र में, अच्छे स्टॉक में, तो शुरुआत कीजिए 25-30% से, और गिरावट और आती है तो और जोड़ते जाएं। तो हमारा अनुमान ये कहता है कि थोड़ा दबाव और देख सकते हैं हम, इसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए बाजार की सेहत, कुंडली और काया सब सकारात्मक। कुंडली और काया सकारात्मक है, और हर गिरावट को खरीदारी के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए, गौरांग की सलाह। और गौरांग, चलिए राहुल का सवाल क्योंकि 1 साल के नजरिए का है, तो मेरे ख्याल से आप ही के पास आना चाहिए। IEX 130 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। IEX IRB इंफ्रा और अडानी के गुट का एक नाम लिया था इन्होंने। अब दुविधा यह है कि तीनों में कवरेज नहीं है कविता, तो विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। हाँ, लेकिन मुनाफा मिल रहा है। अगर परिवर्तन करना है इनको कुछ अच्छे स्टॉक्स में, तो हमारे विकल्प में एक अशोक लेलैंड है, ऑटो क्षेत्र से जुड़ी कंपनी जो अच्छी लगती है। वित्तीय क्षेत्र में NBFC में L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग, ये एक दूसरी कंपनी है जो हमें अच्छी लगती है, लेकिन इन सब कंपनियों पर कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। कपिल, झटपट आपसे मैं फिर राय लेना चाहूंगी। टेक्निकल चार्ट्स पर 1 साल का नजरिया तो खैर नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिहाज से ट्रेंड क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले IRB से शुरू करते हैं। जी, IRB का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो काफी लॉन्ग टर्म के कंसोलिडेशन पैच के बाद में इसका ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। स्टॉक की मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन हम शॉर्ट टर्म देखते हैं कि थोड़ा सा मार्केट में पेन आ सकता है, तो स्टॉक को इस लेवल पे तो हम होल्ड कर सकते हैं। और एज इनकी काफी लंबी अवधि है, तो मेरे ख्याल से 37 का इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और 37 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। और जो दूसरा स्टॉक था इनका IEX का, तो IEX का मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक अच्छी खासी मोमेंटम उसने ऑलरेडी दी हुई है। हालांकि स्ट्रक्चर इसका इतना स्ट्रांग रहा हुआ नहीं है, और वो अभी रेजिस्टेंस के लेवल पे यहाँ पे आके थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर मुझे देखने मिल रहा है। तो IEX शॉर्ट टर्म के अवधि में देख रहे हैं तो यहाँ पे अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह आपके तीनों ही स्टॉक्स पर, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों लिहाज से राय आपको दे दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम अगले दर्शक हमारे साथ गुजरात से जुड़े हैं, सुधीर जी नमस्कार। किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मैंने आदित्य बिरला मनी का जो है 1,000 शेयर्स लिए हुए हैं। एक्चुअली 119 रुपए पे मैंने लिया है।
तो इसमें क्या रहा है, मैं एक्चुअली मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर। आदित्य बिरला मनी है आपके पास? हाँ जी, 1000 स्टॉक। ठीक है, थोड़ा क्लैरिटी मिल गई हमें। ये इसके स्टॉक के नाम को हम यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं। तो आदित्य बिरला मनी में फिलहाल नुकसान हो रहा है क्योंकि खरीद भाव इनका 119 पे था, स्टॉक 106 पर कारोबार कर रहा है। हालांकि आज हल्की तेजी जरूर आई है स्टॉक में, लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में थोड़ी मुनाफा वसूली भी हावी है। हालांकि चला काफी अच्छा है ये स्टॉक, और लेकिन इनकी जो एंट्री हो गई है वो थोड़ी ऊपरी लेवल पर हो गई है। तो समझना होगा कि यहाँ से अब लेवल्स किस तरफ दिख रहे हैं। कपिल, आप सलाह दीजिए, आदित्य बिरला मनी में क्या करें? थोड़ा ऊपरी लेवल पर ले लिया था, कुछ स्टॉप लॉस आप इनको सुझाएंगे और आगे के टारगेट्स क्या देख रहे हैं स्टॉक पर? स्टॉक ने रिसेंटली तो काफी अच्छा मूव दिया था, लगातार स्टॉक को 45 से लेके 124 के लेवल के यहाँ पे आ गया था, और जो 124 का लेवल जो उसने हाई बनाया था वो कहाँ न कहाँ पे जो उसका प्रीवियस स्टॉक 2017 के साल में बने हुए थे वहां से ही आके हमें एक मंथली चार्ट पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिली हुई है, और शॉर्ट टर्म में एक अच्छा सा अपरन भी हमें देखने मिला हुआ है। खरीद भाव काफी ऊपर का लेवल का है, और मार्केट का सेंटीमेंट जिस हिसाब से देख पा रहा हूँ, और वहां पे फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़े से कोई कोई चुनिंदा काउंटर एक नेगेटिव रोल भी प्ले कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 107 का लेवल थोड़ा सा नीचे रिट्रेस कर रहा है, एक सपोर्ट लेवल पे है, लेकिन 107 के 103 के लेवल के नीचे अगर ये स्टॉक चला जाता है तो काफी ज्यादा चांसेस होंगे ये स्टॉक बाद में आपको काफी नीचे में देखने मिले 80 के लेवल के यहाँ पे। तो 103 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस से होल्ड करें, 103 निकल जाता है तो लॉस बुक करना ठीक रहेगा, बाकी का जो कैपिटल है उसको सेव करने की जरूरत रहेगी। थोड़ा सतर्क रहिए क्योंकि वापस से वो लेवल्स देखना अभी फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जितना नुकसान आप झेल सकते हैं। कपिल 103 का स्टॉप लॉस रेकमेंड कर रहे हैं, वो लगाकर होल्ड करिए, कोई रिकवरी आती है तो बीच बीच में रिव्यू करते रहिए और निकलने की कोशिश कीजिए आदित्य बिरला मनी से। चलिए शो को आगे बढ़ाएंगे और ऑप्शन के चैंपियंस बताने का वक्त हो गया है, और ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए जेएम फाइनेंशियल के अक्षय पी भागवत मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, हाय, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। तो आज अगर आप देखें तो थोड़ा सा बिकवाली का दबाव इंडाइसिस में देखने को मिल रहा है, और जो बाइंग का थोड़ा मोमेंटम फ्लो है वो फार्मा स्टॉक्स को चेज कर रहा है। तो मेरा स्टॉक का चुनाव है आज औरोबिंदो फार्मा। तो जो व्यू है 1035 का करंट रेट चल रहा है औरो फार्मा का। हमारा मानना है कि 1080 तक टारगेट आपको दिसंबर में देखने को मिलेंगे। तो इसके चलते आपको ऑप्शंस के जरिए रणनीति बनानी है वेनिला ऑप्शन बाइंग की, जहां पे आपको दिसंबर सीरीज की 1060 की कॉल बाय करनी है, जो करीबन 21 से 23 रुपए के आसपास अब में आपको अवेलेबल है। इसका टारगेट आप बना के चले 31 रुपीज फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट 35 रुपीज, और स्टॉप लॉस ऑन द प्रीमियम 16 रुपए। लॉट साइज है 1100। तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट पोटेंशियल ये स्ट्रेटेजी में आपका बनेगा 12,000 का, और रिस्क या स्टॉप लॉस बनेगा आपका 6,600 का। ऑलराइट अक्षय, बहुत बहुत धन्यवाद। तो औरोबिंदो फार्मा की कॉल दी जा रही है, 1060 की कॉल है, और यहाँ पे लक्ष्य 31 या 35 का आप रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 16 का, और अधिकतम मुनाफा जो ये बता रहे हैं लगभग 12,000 रुपए का। धन्यवाद अक्षय, आपने समय निकाला और ऑप्शन के चैंपियन पर दर्शकों को आज सलाह दी। करते हैं प्राइमरी मार्केट पर, और यहाँ पर काफ़ी सारा एक्शन देखने को मिल रहा है। एक एक करके हम उन कंपनियों पर फोकस करेंगे, और अभी सबसे पहले हम बात करेंगे आइनॉक्स इंडिया के आईपीओ को लेकर। पहले इस आईपीओ के कुछ डिटेल्स आपको बेसिक बता देते हैं। कल से कंपनी का खुलेगा 18 दिसंबर तक। जो प्राइस बैंड है वो 627 से 660 रुपये तय किया गया, और इशू साइज 1386 से 1459 करोड़ का इशू साइज है कंपनी का। तो ये है आईपीओ की कुछ बेसिक डिटेल्स। हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। कंपनी के प्रमोटर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिद्धार्थ जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अपना ET Now स्वदेश को मैं पूजा बात कर रही हूँ। तो पहले कंपनी के कारोबार समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझ में आ सके कारोबार के बारे में, सो दैट उनको निवेश करने में आसानी हो सके। तो आप थोड़ा अपने कारोबार के बारे में बताइए हमें। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जहां पर आप फोकस करते हैं, आप जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसका उपयोग कहां पर होता है? पूजा, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बिल्कुल जैसे आपने पूछा कि आपके दर्शकों को थोड़ा समझाएं कि आप बनाते हैं,
हमारी फील्ड क्रायोजेनिक्स में है. Not everybody understands cryogenics क्या होता है. So we are one of the world's leading providers of customized cryogenic solutions. हम लोग capital goods बनाते हैं. इसमें जो cryogenic equipment होता है, it's used to handle any fluid which is very cold, less than minus 100 degrees centigrade to minus 270 degrees centigrade. So we keep cold things cold without any external refrigeration. The products that we make are used to store, transport, and redistribute cryogenic fluids. So हमारे 3 verticals हैं हमारी कंपनी में. एक है industrial gases, दूसरा है LNG, which stands for liquefied natural gas, और तीसरा है cryoscientific. I'll go into each one of these. जो पहला है इंडस्ट्रियल गैसेस, जैसे आपके दर्शकों ने देखा होगा, हर हॉस्पिटल के बाहर एक सफेद सा बड़ा क्रायोजेनिक टैंक रखा होता है जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन होता है. जो टैंक के अंदर है लिक्विड ऑक्सीजन होता है एट minus 183 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जो बाहर आपको दिखता नहीं है कि कुछ अंदर ऐसी कोई फ्लूइड अंदर है. That tank is manufactured by us. That's the technology. Yeah, that's the cryogenic technology which keeps the oxygen inside very cold at minus 183. Similarly, उसी वर्टिकल में हम लोग हाइड्रोजन के लिए भी इक्विपमेंट बनाते हैं. तो जैसे आपने देखा होगा कि दुनिया में अब क्लीन एनर्जी के रास्ते में जब दुनिया जा रही है to decarbonize the economy, hydrogen being the final frontier for it, we make equipment for to store, transport, and redistribute liquid hydrogen. So we see a great potential for this vertical going forward. The second division of our company is an LNG, which is liquefied natural gas. This is the transition fuel in the near to mid-term for the world. As we move from diesel and LPG, जहां बहुत सारे CO2 emissions होते हैं, नेचुरल गैस अगर आप यूज करोगे उसमें CO2 emission सबसे कम होते हैं विद इन द फॉसिल फ्यूल वर्टिकल, एंड इसकी अडॉप्शन ग्लोबली मतलब तेजी रफ्तार से हो रही है. हम लोग जो इक्विपमेंट बनाते हैं, इट इज टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्ड आउट ऑफ द LNG इकोनॉमी ऑन अ ग्लोबल बेसिस. And while we are leaders in India, we're the largest players in the cryogenic market in India. We have a very small market share globally. Our aim is to increase our global market share. जो तीसरा वर्टिकल है हमारा, it is in the cryoscientific division. वहां हम लोग इसरो, सबको आपके दर्शक इसरो तो जानते ही होंगे, आप देखते हैं लॉन्च पैड होता है जहां से रॉकेट्स जाते हैं. In the early 2000s, our company Inox India played a very major role in helping set up that entire launch pad. सारे जो cryogenic systems हैं उसके अंदर हमने बनाए थे उनके लिए. पिछले 20 साल से हम लोग इसरो के साथ हमारी पार्टनरशिप है. हमने उनके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स दिए हैं, और उसके बाद जो ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी है जहां लॉन्च पैड्स होते हैं, हम उनके लिए भी इक्विपमेंट बना करके इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं. So it's a matter of great pride for us here in India that we have our own design team, engineering team, our own manufacturing base, and we export to all over the world from here. बिल्कुल. सिद्धार्थ, हाय. कविता बॉम्बे स्टूडियो से अगला सवाल पूछना चाहूंगी. कंप्लीट OFS है ये, तो प्रमोटर्स क्यों बेच रहे हैं अपना हिस्सा? Kavita, good morning. We are a debt-free company. We have over 220 crores of cash on our balance sheet as of September 30th. In the past, we've invested in our working capital ourselves. All the capex we've done ourselves. In the first half of this year, हमने 80 करोड़ रुपए लगाए हैं एक नई फैक्ट्री में, और वो नई फैक्ट्री will come into production in the early part of 2024. And we'll start earning revenue from the second half of 2024. The main purpose of this OFS is to gain visibility. जैसे मैंने पहले कहा, हम लोग इंडिया में तो we are already the largest players, and most of our customers already know us in this country. As India grows and the demand for cryogenic tanks increase, we're going to be there to service that requirement. लेकिन दुनिया में ये जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, ये कैपेक्स प्रोडक्ट है.
ऑपेक्स प्रोडक्ट नहीं है। जो हमारे कस्टमर्स हैं, ये फॉर्च्यून 500 कस्टमर्स हैं, अब अगर वो उनको एक कैपिटल गुड खरीदना है, it's much easier to sell to them if you are an established publicly listed company with greater global visibility versus being an unlisted private Indian company. It's a bit tougher to get orders. While our exports currently are 45% of our turnover, and we export to over 60 countries, our market share globally is very small. So our main aim is to increase our global market share. As we've seen in clean energy, whether it's hydrogen, LNG, nuclear fusion, or anything else of that sort, the opportunities that might come out, going forward over the next 10 to 20 years, anything is possible. So when you have access to capital and being publicly listed, growing globally becomes a lot easier as well. राइट तो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी, आज समय देने के लिए अपना, और आईपीओ पर, कंपनी के कारोबार पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए। आगे हम और भी इंटरेक्शन आपके साथ करेंगे। तो क्रायोजेनिक इक्विपमेंट की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर में से एक है ये कंपनी। अब आगे एक्सपेंशन पर फोकस करेगी जिससे कि कंपनी के मार्केट शेयर में बढ़त हो सके, और कंपनी के 1200 से ज़्यादा घरेलू क्लाइंट्स हैं, 2028 इंटरनेशनल कस्टमर है, जिसको कि इस पोर्टफोलियो को कंपनी और भी आगे बढ़ाएगी। और क्लीन एनर्जी पर जिस तरह से सरकार फोकस कर रही है उसकी भी एक बड़ी बेनिफिशरी है ये कंपनी। हमारे साथ आस्था जैन भी जुड़ चुकी है, उनसे भी एक बार राय ले लेते हैं इस कंपनी पर। आस्था, थैंक यू सो मच ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। तो हम देख रहे हैं प्राइमरी मार्केट में एक्शन बना हुआ है, उसमें आइनॉक्स इंडिया से पहले शुरुआत कर लेते हैं। कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? अभी आपने मैनेजमेंट को भी सुना, कारोबार आपको कैसा लग रहा है, और आईपीओ में क्या भाग लेने की आप सलाह देंगी? ओके, गुड मॉर्निंग पूजा जी। बिल्कुल, सब्सक्राइब की रेटिंग है हमारी इस आईपीओ पे आइनॉक्स इंडिया की। अगर हम बात करें, देखिए ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ क्रायोजेनिक इक्विपमेंट है, इंडिया में इनकी डोमिनेंट पोजीशन है। और अगर देखा जाए तो दो प्लेयर्स ही ऐसे हैं इंडिया में, BRV एशिया और एक क्रायोलर करके, पार्डन में अगर मैंने उनका नाम थोड़ा सा गलत लिया हो तो, बट ये दो ही मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इनको कॉम्पीट करते हैं, लेकिन इसका साइज उनसे तिगुना है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है पूजा। ऑर्डर बुक की अगर हम बात करें तो काफी बढ़िया ऑर्डर बुक पोजीशन है। और जो हम इनके ग्रोथ देख रहे हैं, इन जो 3 वर्षों में जो ग्रोथ दिखाई है बहुत सॉलिड है। अगर स्पेशली मैं FY 21 से 23 यानी कि ये 2 साल की अगर मैं CAGR ग्रोथ देती हूँ, चाहे मैं टॉप लाइन की बात करूँ, मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ, मैं बॉटम लाइन की बात करूँ, सब में 20% के ऊपर की ग्रोथ कंटिन्यूसली दिखा रहे हैं और आगे जाते हुए भी एक ग्रोथ मेंटेन करेंगे। इनफैक्ट इन्होंने तो इसरो के साथ भी यहाँ पे काम किया है कुछ एक प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं। ऑल्दो गवर्नमेंट से जो रेवेन्यू आता है वो काफी कम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वेल प्लेस्ड कंपनी है, इसका कोई लिस्टेड स्पेस में कंपेटिटर नहीं है, तो वहां पे इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज का भी फायदा मिलेगा। देखिए ना, ये PE मल्टीपल पे रहा है 29 के PE मल्टीपल पे। अगर जो इन्होंने हाफ ईयरली रिजल्ट्स दिए हैं उनको मैं एनालाइज करके EPS निकालती हूँ तो ये 29 के PE मल्टीपल पे है। तो 29 से 30 का जो PE मल्टीपल है ये मुझे डिसेंट लगता है, क्योंकि देखिए इंडिया पे तो कोई लिस्टेड प्लेयर है नहीं। अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो लिंडे PLC करके इनके प्लेयर्स आते हैं और 2-3 नाम और हैं, लेकिन वहां पे जो ग्रोथ के फिगर्स देखने को मिले हैं वो इस कंपनी के आउटस्टैंडिंग है। दूसरी तरफ मार्जिन भी जो है, मैं ग्लोबल प्लेयर्स से यहाँ पे कंपेयर करूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 20% से ऊपर का है वो आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि ग्लोबल जितने भी प्लेयर्स हैं उनके इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है मार्जिन। तो ये कंपनी वेल प्लेस लगती है मुझे लगता है। सब्सक्राइब की रेटिंग तो हम लोग दे रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें लिस्टिंग गेन भी होंगे, और अगर ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखा गया तो ये स्टॉक रिटर्न लेके जाएगा। तो दोनों ही तरह की जो कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स हैं उनको लगाने की सलाह है, चाहे लिस्टिंग गेन के लिए लगाना पड़े तो भी लगाइए और लॉन्ग टर्म की इच्छा से लगाते हैं तो भी लगाइए। ठीक है, तो आइनॉक्स इंडिया को सब्सक्राइब करने की सलाह यहाँ पर आस्था की तरफ से। अब आईपीओ पर ही फोकस करते हैं, और डोम्स इंडस्ट्री, इस कंपनी का भी आईपीओ आज से खुला है। 15 दिसंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। थोड़ा एक बेसिक डिटेल्स आपको दे देते हैं इस आईपीओ से जुड़ा। जो प्राइस बैंड है कंपनी का
वो 750 से 790 अनाउंस हुआ है। इशू साइज 1200 करोड़ का है, जिसमें कि फ्रेश इशू जो है वो 350 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी 850 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट के कारोबार में है। 2006 में कंपनी का गठन हुआ था। 40 कंट्री से ज़्यादा कंपनी की प्रेजेंस है और कुछ एक्सक्लूसिव टाइप भी किए हुए हैं। मार्केट शेयर के लिहाज से भी देखें तो पेंसिल सेगमेंट में काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है कंपनी का। तो ये कुछ हमने बेसिक कारोबार के बारे में बताया। आगे हम मैनेजमेंट से भी बात करेंगे। लेकिन आस्था, इस कंपनी को लेकर क्या व्यू बन रहा है? आपका कारोबार कैसा लग रहा है और आईपीओ को लेकर क्या व्यू बन रहा है? देखिए, बिल्कुल लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, जैसे डिजाइन की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या सेलिंग की बात करें, तो जो भी स्टेशनरी प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें काफी बढ़िया इनकी पोजीशन है। सेकंड नंबर की पोजीशन है और मार्केट शेयर भी 12% का है, तो बढ़िया है। अभी देखिए, जो होलिस्टिक स्टेशनरी होती है, इसमें शार्पनर, रबर, इरेजर्स, पेंसिल्स, ये सब आते हैं, तो ये डोमिनेंट पोजीशन इनका रेवेन्यू का कॉन्स्टिट्यूट करता है 45%। पूजा, मैं आसपास जो देखती हूँ, क्योंकि जो 2 साल से लेके 10 साल तक के बच्चे हैं, वहाँ आप अगर देखेंगे तो डोम्स के ये जो ऑयल पेस्टल कलर्स, कलर पेंसिल्स बहुत यूज करते हुए आपको नजर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये प्रोडक्ट की डिमांड भी काफी अच्छी और वाइडली यूज्ड है। अब इस तरह के प्रोडक्ट्स में एसकेयूज हम देखते हैं, तो इनकी जो विड्थ है प्रोडक्ट की वो बहुत ज्यादा है, काफी अच्छी खासी विड्थ है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स काफी हाई है, एसकेयूज काफी ज्यादा है। लेकिन इस इंडस्ट्री का एक ही पॉइंट रहता है कि जल्दी जल्दी चेंज होती है। पहले ऑयल पेस्टल कलर्स आते थे, अब दूसरे फॉर्म ऑफ कलर्स आने लगे, तो उसमें इनको शिफ्ट होना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो मुझे लगता है जिस तरह की फैसिलिटीज इनके पास हैं, ये बिल्कुल पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं कि अगर ट्रेंड चेंज होता है तो नए इनोवेशन के साथ नए ट्रेंड में ये अपने प्रोडक्ट्स उतार सकें। तो मुझे कंपनी बढ़िया लगती है। यहाँ पे भी सलाह है कि लगाना चाहिए, सब्सक्राइब की रेटिंग है, लिस्टिंग गेन के लिए लगाना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो भी अच्छा लगता है। अगर कंपनी यहाँ पे बढ़िया फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंटिन्यूसली अगर दिखाती गई तो ये लॉन्ग टर्म में भी बढ़िया प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। तो सब्सक्राइब की रेटिंग मैं इस आईपीओ को भी दूंगी, लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के पर्सपेक्टिव से लगाने की सलाह है। राइट, तो सब्सक्राइब की सलाह है। इस कंपनी को लेकर काफ़ी अच्छे यूज़ हैं। कुछ तो ट्रेंड सेटर का कंपनी ने काम भी किया है, मैंने खुद भी देखा, और इनका गिफ्ट का जो एक सेगमेंट है वो काफ़ी शानदार है। लेकिन आस्था, एक सवाल होगा, इस स्पेस में ऑलरेडी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, ऑलरेडी काफ़ी बड़े लिस्टेड प्लेयर्स हैं, और हम देख रहे हैं कि क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी बात की जा रही है, तो उस लिहाज से भी हम देख रहे हैं काफ़ी सारे आईपीओ स्पेस में निकल कर आए। तो अगर कॉम्पिटिटर्स के साथ भी इसको कंपेयर करें तो और कौन सी कंपनी आपको इस स्पेस से अच्छी लग रही है, और कितना ग्रोथ और कितना रेवेन्यू पोटेंशियल आप देख रहे हैं? देखिए, कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से कंपेयर करें तो जो चीज मुझे इनकी पसंद है, एक तो एसेट टर्नओवर रेशियो, हाई एसेट टर्नओवर रेशियो है एज कंपेयर टू कंपेटिटर्स। जहां तक मुझे आता है 3.3 3.4 इनका एसेट टर्न है, तो तकरीबन 4 के आसपास का एसेट टर्न इनका होता है, काफी बढ़िया एसेट टर्नओवर माना जाता है। दूसरी तरफ वर्किंग कैपिटल डेज जो है, नंबर ऑफ वर्किंग कैपिटल डेज, वो भी काफी कम है। जितने लोग उतना अच्छा है, इसका मतलब कंपनी फास्ट वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज कर रही है सेल्स और कैश जनरेट करने में, तो वो भी मतलब लोअर साइड पे है पेयर्स के हिसाब से। तो ये दो पैरामीटर्स पे तो पेयर्स के हिसाब से बढ़िया है, ग्रोथ भी अच्छी है। अभी अगर हम देखें तो बिल्कुल रेवेन्यू पोटेंशियल कितना है, तो जैसा मैंने बताया कि फैसिलिटीज काफी बढ़िया है, और दूसरा जो इन्होंने फिला के साथ जो एक अरेंजमेंट किया है, उसकी वजह से इनका एक्सपोर्ट में भी काफी दबदबा हो चुका है, और काफी ज्यादा ये कंट्रीज को, अलग अलग कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहां पे जो फिला इंटरनेशनल के साथ इनका जो एग्रीमेंट हुआ है और इनके साथ जो उसका है अरेंजमेंट है, मुझे लगता है वो भी कंपनी को फायदा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है, और एक्सपोर्ट में भी इनकी काफी अच्छी पोजीशन है। सो ऑल एंड ऑल डेफिनेटली काफी सारे यहाँ पे प्लेयर्स हैं। हमने अभी देखा प्लेयर राइटिंग ऑफ थी, अभी कुछ समय पहले ही लिस्टिंग हुई थी उस काउंटर पे भी, तो प्लेयर्स तो काफी हैं। कैमलिन हम बोल सकते हैं कि इनका एक पेयर हो सकता है, बट अगेन कैमलिन के अगर पी मल्टीपल्स देखें तो उस हिसाब से ठीक लगता है ये। तो पेयर्स के मुकाबले मुझे लगता है कि कुछ एक रेशियोज काफी अच्छे हैं उनके पेयर्स के कंपैरिजन में, और इसी वजह से मुझे
ठीक लग रहा है, सब्सक्राइब की रेटिंग है, लेकिन देखिए टिकट साइज बड़ा है, 790 बोले तो बहुत बड़ा टिकट साइज हो जाता है, 800 के आसपास का एक तरह से हम मानते हैं। तो वो एक ज़रूर एक चीज़ रहती है जिस पे नज़र बनानी चाहिए, बट फिर भी मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन्स यहाँ पे होने की उम्मीद है, तो दोनों ही पर्सपेक्टिव से लगाने की सलाह है। बिल्कुल आस्था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया कंपनी के कारोबार को लेकर, इनके कॉम्पिटिटर्स को कंपेयर करके भी हमने समझने की कोशिश की, और कुछ फाइनेंशियल्स के को अगर देखें तो कंपनी की सिचुएशन ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। एक और आईपीओ की बात कर लेते हैं, और वो है इंडिया शेल्टर का आईपीओ। अब हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में एक और कंपनी लिस्टेड होने जा रही है। प्राइस बैंड इसका 469 493 है, और आईपीओ आज से खुला है, 15 दिसंबर खुला रहेगा। करीब 1200 करोड़ का इश्यू साइज है इंडिया शेल्टर का। आस्था, एक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, अगर इनके इमीडिएट कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो आवास फाइनेंस, एप्टिस वैल्यू, होम फर्स्ट फाइनेंस जैसे प्लेयर्स हैं, जो कि ज़्यादा टाइम समय इन्हें भी नहीं हुआ है लिस्ट हुए। तो ऐसे में इंडिया शेल्टर का आईपीओ इस वक्त आपको कैसा नजर आ रहा है? देखिए पूजा, आप भी क्योंकि फाइनेंस सेक्टर को ट्रैक करते हैं, तो हम हमेशा एक चीज देखते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में कुछ बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन का पॉइंट नहीं होता, क्योंकि आप बाकी भी अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को कंपेयर करिए एक दूसरे से, तो कुछ बहुत अलग नहीं होता, सभी एक तरह का काम कर रही है, और उनके पास कोई बहुत बड़ा स्कोप भी नहीं होता कि कुछ अलग ही करके दिखाए या डिफरेंशिएट करके दिखाए। लेकिन एक ही चीज हम देखते हैं कि हाँ, मार्केट्स कौन सा है जिसको कि वो टारगेट कर रहे हैं, आप एक वो जरूर एक पॉइंट पे उनको थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि सेग्रीगेट कर सकते हैं कि उनका टारगेट मार्केट क्या है। तो हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र की कंपनी है, रिटेल फोकस एनबीएफसी है, जो कि बिल्कुल हाउसिंग फाइनेंस के काम में आती है, और स्पेशली फर्स्ट टाइम लोन टेकर्स को देती है, और इनका जो बड़ा तबका है जो इनके क्लाइंट्स का, वो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स है। तो बहुत कुछ अलग एक यूएसपी तो देखिए होती ही नहीं है कोई भी एनबीएफसी की, हम बाकी कंपनीज की भी बात करें, क्योंकि रेगुलेशंस इस तरह के हैं कि सभी कंपनी को मोर और लेस एक ही चाल में चलना पड़ता है। तो इनका टारगेट मार्केट मुझे अच्छा लगा। देखिए राजस्थान है, और टियर 2 टियर 3 सिटीज है जो कि हाई ग्रोथ सिटीज मानी जा रही है, तो वो भी है। ग्रोथ के हिसाब से इन्होंने अपने पेयर्स से भी अच्छा आउट परफॉर्म किया। अगर मैं एयूएम ग्रोथ की बात करूं तो बढ़िया ग्रोथ है एयूएम में, लेकिन देखिए बेस छोटा है, क्योंकि ये आवास वगैरह की कंपैरिजन में इनका एयूएम इतना बड़ा नहीं है, तो छोटे बेस पे आप बढ़िया से ग्रो भी कर सकते हैं। तो ये कंपनी मुझे ठीक ठाक लगती है, क्योंकि प्राइस टू बुक मल्टीपल पे देखिए तो 2.4 टाइम्स ऑफ प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ये आ रही है, और ये भी मैं पोस्ट इश्यू जो बुक वैल्यू होगी, क्योंकि इक्विटी आने के बाद डेफिनेटली फ्रेश इश्यू भी हो रहा है, तो नेटवर्थ बढ़ेगी और उससे बुक वैल्यू बढ़ेगी आफ्टर द आईपीओ। तो पोस्ट इश्यू इक्विटी पे तो ये 2.5 टाइम रही है, तो वो ठीक लगता है। अगर मैं प्री इश्यू इक्विटी की बात करूं तो 3 के ऊपर का मल्टीपल है, तो मुझे ये ठीक ठाक कंपनी लगती है, क्योंकि इन तरह की कंपनीज में बहुत बड़ा स्कोप भी नहीं है कुछ अलग से यूएसपी क्रिएट करने का। तो एक ठीक ठाक कंपनी लगती है। सब्सक्राइब की भी रेटिंग है, यहाँ पे लगा सकते हैं। लिमिटेड लिस्टिंग गेन के लिए लगाइए, क्योंकि मैंने अगेन बोला वैल्यूएशन पोस्ट इश्यू पे फिर भी 2.5 ठीक लगता है, प्री इश्यू पे तो 3 एकदम बराबर का लगता है। तो लिमिटेड लिस्टिंग गेन के लिए इसमें पैसा लगाया जा सकता है, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे भी लगाया जा सकता है। तो इस आईपीओ में भी लगाने की सलाह है, लेकिन अब 3 आईपीओ हैं, तो मेरे हिसाब से पहले 2 आईपीओ ज्यादा स्ट्रांगली पोजिशन लगते हैं एज कम्पेयर टू दिस आईपीओ। मेरा अगला सवाल यही था, रिटेल निवेशक हूँ, सब में तो पैसा नहीं लगा सकती, तो मुझे प्रेफरेंस वाइज एक रैंक वाइज अगर आप बता दें कि कौन सा आईपीओ बेहतर है, कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए। देखिए फर्स्ट नंबर पे डोम्स के साथ जाया जाएगा, लिस्टिंग गेन बढ़िया होने की उम्मीद है, तो वहां पे लगाइए। सेकंड नंबर पे आईनेक्स इंडिया के साथ जाइए। आईनेक्स इंडिया का बिजनेस काफी बढ़िया है, और देखिए हमेशा मैंने देखा है अगर आपके कोई कंपेटिटर नहीं है लिस्टेड स्पेस में, फर्स्ट मूवर का एडवांटेज आपको मिलता है, स्कैरसिटी प्रीमियम आपको मिलता है। तो आईनेक्स इंडिया भी बढ़िया गेन यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आना चाहिए लिस्टिंग पे भी, और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा कैंडिडेट है। तो दूसरे नंबर पे आईनेक्स इंडिया, तो ये दोनों में तो लगाना ही है। अब अगर फंड्स फिर भी हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि पूजा एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगी, 18 तारीख से भी बहुत सारे आईपीओ और खुलने वाले हैं, तो ये हमारा जो आईपीओ का अभी ये जो आया है मोमेंटम, ये खत्म नहीं होने वाला, अभी आगे और भी आईपीओ आएंगे। तो फंड्स वहां पे भी रखिए, ऑल्दो आजकल तो लिस्टिंग बहुत फास्ट हो जाती है, तो फंड्स जल्दी अनब्लॉक हो जाते हैं, बट इन दोनों में लगाने के लिए तो बिल्कुल मैं सलाह दूंगी। और फिर भी अगर फंड ज्यादा है तो इंडिया शेल्टर में, लेकिन बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना करते हुए रीजनेबल और डिसेंट लिस्टिंग गेन हिसाब से तीसरे में लगाएं।
पहले नंबर पे डोम्स, दूसरे नंबर पे आईएनएक्स इंडिया, लेकिन आईएनएक्स इंडिया के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत सॉलिड है, तो उसका भी जरूर ध्यान रखें। और तीसरे नंबर पे इंडिया शेल्टर फाइनेंस के आईपीओ को यहाँ पे लगाने की सलाह है। ठीक है आशा, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए। बहुत ही बेहतर तरीके से आपने हमें समझाया एक एक आईपीओ के बारे में। प्रेफरेंस डोम्स है और उसके बाद आइनॉक्स इंडिया, इंडिया शेल्टर में अगर आप पैसा लगाना चाहें तो लगाएं, लेकिन लिस्टिंग गेन वहाँ पर कम होगा। ये है सलाह आस्था की। बहुत बहुत शुक्रिया आस्था आपका इस पर सलाह देने के लिए। लेकिन चलिए एक बड़ी खबर का रुख करते हैं और पीआई इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ज्वाइंट एमडी पीआई इंडस्ट्रीज के हमारे साथ मौजूद हैं रजनीश सरना जी। रजनीश जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस समय बात करना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त केमिकल कंपनियों को लेकर कुछ कंसर्न्स भी निकल कर आ रहे हैं। स्टॉक प्राइस पे भी हमने इम्पैक्ट देखा, लेकिन स्टॉक प्राइस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आपके कारोबार के बारे में आप थोड़ा बताइए। इस वक्त जिस तरीके की बातें चल रही हैं, कंपटीशन बढ़ने की बात चल रही है, सेक्टर में दिक्कतों की बात चल रही है, आप इन सबको कैसे देख रहे हैं? नमस्कार, धन्यवाद सबसे पहले मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। आप शायद जिस खबर के बारे में और जिस खबर से निकलती हुई रूमर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा कि जिस प्रोडक्ट के बारे में ये सब खबर कल सर्कुलेशन में थी, एक तो वो प्रोडक्ट पिछले कई सालों से बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी उसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट हेडरूम है, पोटेंशियल है आगे बहुत सालों तक ग्रो करने का। अपने ग्रोथ साइकिल में वो बहुत ही शुरुआती दौर में है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस बाजार में इस जो सेगमेंट है उसमें कई प्रोडक्ट हैं जो challenges फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो पहला पॉइंट तो ये है कि इस प्रोडक्ट में अभी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल है, और इसी वजह से कई जेनेरिक कंपनीज भी इस प्रोडक्ट में आना चाहती हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि सभी जेनेरिक कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट में घुसना चाहती हैं जिसमें उनको लगता है कि बहुत बड़ा बाजार है और बड़ा बनने वाला है, तो इसलिए वो उसमें अनाउंसमेंट करते हैं कैपेसिटी के ये वो। तो ये पहला पॉइंट है कि ये एक बहुत ग्रोइंग और आगे भी बहुत ग्रो करने वाला मॉलिक्यूल है। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस प्रोडक्ट के जो अभी इनोवेटर हैं, जो मेजर मार्केटियर्स हैं और उनके जो पार्टनर्स हैं, उनका जो बड़े बड़े बाजार हैं और जो डेवलप्ड मार्केट हैं, वहाँ पर अभी और कई सालों तक प्रोटेक्शन है, पेटेंट का, डेटा प्रोटेक्शन का, प्रोसेस पेटेंट का। वहाँ पर कई मिक्सचर्स और कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स हैं, उनका काफ़ी लंबे समय तक, अगले 5 साल 7 साल डिपेंडिंग ऑन ज्योग्राफी एंड प्रोडक्ट और कॉम्बिनेशन, कई सालों तक उनका प्रोटेक्शन है। तो इसलिए इन अनाउंसमेंट आप ये जरूर गौर करें कि ये सिर्फ अनाउंसमेंट अभी जो हो रहे हैं, इनका आने वाले कई सालों में जो बड़े बाजार हैं उनमें कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। और ये बड़े बाजार आज का जो वॉल्यूम है उसका 90% से ज़्यादा इन बाजारों में, इन कंट्रीज में, इन मार्केट में। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो पीआई से स्पेसिफिक है कि पीआई का बिजनेस जो है वो एक बड़ा ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के तहत है। हम कोई एक प्रोडक्ट कंपनी या 2 प्रोडक्ट कंपनी नहीं है, हम एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की कंपनी है। आज एक्सपोर्ट्स में भी करीबन 24-25 प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं, डोमेस्टिक में हमारे 35 से 40 प्रोडक्ट हैं, और हर साल 4 से 5 प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट कमर्शलाइज किए जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं, और बहुत ही एक रॉबस्ट पाइपलाइन है। तो इसका सारांश में आसार ये है कि जो हमारी
ग्रोथ स्टोरी है पीआई इंडस्ट्रीज की, या जो हमारा बिजनेस आउटलुक ग्रोथ का है, चाहे से वो इस साल की बात हो चाहे आने वाले अगले कई सालों की बात हो, तो जो हमारी विजिबिलिटी है उसके हिसाब से हमारे आउटलुक में इन चीजों का, इन अनाउंसमेंट्स का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ना इसका कोई पड़ने वाला है। हमारा जो आउटलुक है वो अभी भी रॉबस्ट है। हमारा जो ग्रोथ मोमेंटम है हम उसको सस्टेन करने वाले हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि एक बड़ा ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हम मैनेज करते हैं। हम किसी एक या दो प्रोडक्ट के ऊपर या उसकी सफलता पे कोई हमारा ग्रोथ स्टोरी डिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल रजनी जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए। क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है कंपनी की तरफ से जब इस तरह की खबरें मार्केट में हो रही हों, प्राइसेस पे भी इसका असर दिख रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो पीआई इंडस्ट्रीज़ के जॉइंट एमडी हमारे साथ जुड़े थे रजनीश सरना जी, जिनका कि क्लियरली था कि कंपटीशन की एंट्री होने से, रेनबो एग्रो की एंट्री होने से ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। इस सेगमेंट में ग्रोथ के बहुत ज़्यादा अवसर हैं। पीआई इंडस्ट्रीज़ का पोर्टफोलियो भी किसी एक सेगमेंट पर फोकस नहीं करता, काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, तो इसका ज़्यादा कुछ असर यहाँ पर वो नहीं दिख रहे हैं। स्टॉक में देखिए रिकवरी आई निचले स्तरों से, मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े थे, उनके क्लैरिफिकेशन के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी इस वक्त देखने को मिल रही है। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।